प्रीवियस वीडियोस में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिक्स के बारे में सीख रखा है। तो अब थोड़ी सी कहानी को आगे लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास एसिड गिवन हो तो हम कैसे डिटरमिन करेंगे ना, दो या दो से ज़्यादा एसिड्स गिवन हो तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि भाई कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है या कौन सा वीकर है, ठीक है ना। तो उसको डिसाइड करने के कुछ हमारे पास फंडे हैं। क्या है ज़रा देखो। मान लो कोई गिवन एसिड आपके पास है, ठीक है। पहले तो बेसिक समझ लो ज़रा थोड़ा सा। बहुत कुछ समझा है लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास है, तो जितनी जल्दी ये H प्लस दे देगा उतना ही अच्छा एसिड है ना। एसिड से आप उम्मीद क्या करते हो? एसिड अपनी रिएक्टिविटी कैसे दिखा सकता है, एसिड अपनी स्ट्रेंथ कैसे दिखा सकता है? अपने H प्लस डोनेशन एबिलिटी से ना, जल्दी से H प्लस डोनेट कर दे। तो जल्दी से जब ये H प्लस डोनेट करेगा ना तो फाइनली ये कार्बोक्सिलेट बन जाएगा ना। आपको एसिड बेस का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। बेसिक जाके एसिडिक स्ट्रेंथ का देखिए उस वीडियो में डिटेल में। तो एक कॉन्जुगेट बेस है, आप इसको क्या बोल सकते हो? कॉन्जुगेट एनायन भी आप इसको बोल सकते हो ना। तो ये जितना स्टेबल होगा उतनी जल्दी H प्लस यहाँ से यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड उतनी जल्दी H प्लस को लूज करेगा और जल्दी से इस फॉर्म में आएगा। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का H प्लस देना आसान हो जाएगा। तो सीधा सा फंडा है। और उतना ही क्या होगा, फॉरवर्ड जाने की रेट भी होगी। तो यानी कि सारी बातों को जोड़ते हैं, AS बोले तो एसिडिक स्ट्रेंथ, तो वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब कितनी जल्दी रिएक्शन आगे बढ़ती है उतनी जल्दी H प्लस हमें मिल जाएगा। समझा चुका हूँ, H3O प्लस और H प्लस एक ही बात है। और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस या एनायन, ये कॉन्जुगेट बेस है, जितना स्टेबल होगा रिलेटिवली उतनी जल्दी आगे आने के चांसेस होंगे ना। ये सब बातें आप समझ रहे हो। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, जो एसिड जितना ज्यादा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन देगा इसका मतलब वो उतना अच्छा एसिड है। आप जो उससे उम्मीद कर रहे हो वो आपको खूब ढेर सारा H प्लस दे रहा है। के आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में, बेसिक में जाके देखिए कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो के न्यूमरेटर में वो होता है, तो फिर ऐसे में के की वैल्यू भी हायर होगी। समझा चुको, जाके वहां पे देखो। पी के क्या है, नई चीज थोड़ा आपको लग सकती है तो जरा इसको समझो। पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए होता है। ठीक वैसे ही जैसे पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस होता है, माइनस लॉग एच प्लस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, मान लो थोड़ी देर के लिए एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं ले लूँ दो, एक 10⁻², एक 10⁻³ तो आपको अच्छे से पता है कि 10⁻² क्या है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। तो 10⁻² का जब लॉग निकालोगे तो pH 2 आएगा, और 10⁻³ का जब आप सॉल्व करके निकालोगे pH तो 3 आएगा ना। आपको अच्छे से पता होगा ना कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होती है pH उतना कम आता है ना। ये आपको अच्छे से पता होगा। बाकी सॉल्व करना भी आता होगा। एक एग्जांपल देके मैं समझा देता हूँ। मान लो log 10⁻² है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है log x⁻⁻n। ठीक है, तो -n, ये -2 बाहर आएगा। तो बाहर जब आएगा तो -2, ये -2 पूरा बाहर आया, पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली ये आ जाएगा 2, और बचेगा यहाँ पे log 10, क्योंकि -2 तो बाहर आ गया और log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली log 10⁻² का pH 2 आ जाएगा। इसी तरीके log 10⁻³ अगर होता है तो उसका pH 3 आता है। तो आपने देखा ना, जहां पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का ज्यादा होगी वहां पे pH कम आएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे डिटरमिन कर सकते हैं कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी pH उतना कम आएगा। ठीक वैसे K जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, उतना ही H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो ऐसे में PK उतना ही कम आएगा। तो इस तरीके से K और PK का रिलेशन आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। -m-i, तो आपको पता होगा -m या -i के बहुत सारे एग्जांपल्स में भी आपको देने वाला हूं। ऐसे ग्रुप्स जो रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे तो ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं ना -m या -i। अगर इंडक्टिव से कर रहे हैं तो -i, रेजोनेंस से कर रहे हैं तो -m बोल देंगे ना हम। कोई दिक्कत की बात तो नहीं। तो जरा समझो, अभी इसके एग्जांपल देके मैं दिखाता हूँ, आप और अच्छे समझ जाओगे और थोड़ा यहाँ रिलेट भी कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे देखो ना, कॉन्जुगेट एनायन पे माइनस चार्ज है और आपको बताया कि चार्ज क्या होता है, परेशानी की बात होती है। तो चार्ज अगर परेशानी की बात है और विड्रॉइंग ग्रुप जल्दी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर विड्रॉ करेगा तो इस माइनस का मैग्नीट्यूड कम करने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप पहले से कार्बोक्सिलिक एसिड पे अगर लगा हुआ है तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस देगा तो विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो जो एनायन यहाँ पे बना है, इस एनायन की तरफ
से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब अपनी ओर विड्रॉ करेगा, वो चाहे इंडक्टिव से करे चाहे चाहे मेसोमेरिक से करे, तो जब दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब अपनी ओर विड्रॉ करेगा तो इस नेगेटिव का मैग्नीट्यूड रिलेटिवली घटेगा। ये सारे बेसिक्स में समझा चुका हूं, जिनको दिक्कत आ रही हो यहाँ पे जाके बेसिक्स देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब अपनी ओर विड्रॉ करेगा तो इस माइनस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटेगा, और चार्ज जब घटेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यानी कि विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर होंगे तो वो कॉन्जुगेट एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और ये जितना स्टेबल होगा आगे जाके कार्बोक्सिलिक एसिड को जितनी उम्मीद होगी कि H+ लूज करने के बाद वो स्टेबल रह सकता है, उतनी जल्दी वो H+ को लूज करना स्टार्ट कर देगा। समझ पा रहा हूँ? अरे भाई कोई दिक्कत तो नहीं, बेसिक एक थीम समझ लो। तुम्हारा नेचर क्या होता है, हमारा नेचर क्या होता है, इंसानों का नेचर क्या होता है कि भाई जिस किसी के बिना अगर उसका काम चल जाए ना तो जल्दी से उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है ना। समझ पा रहे हो? जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, अभी जैसे आपको एक पुरानी आपके पास मान लो कार या बाइक है, ठीक है ना, उसको आप ड्राइव कर रहे हो, कई बार उससे बड़ा प्यार भी करते हो। अभी क्या उससे बेहतर, उससे महंगी बाइक और कार अगर आपको दे दी जाए तो हो सकता है पुरानी बाइक या कार पे आप उसको ड्राइव भी ना करो, हो सकता है महीनों बीत जाए। पॉसिबल है ना, मैं नहीं कहता हर केस में, बट पॉसिबल है ना। तो आपका नेचर क्या था, उस बाइक के साथ या कार के साथ आप तब तक थे जब तक आपको नया और उससे बेहतर कुछ नहीं मिल जा रहा था। जैसे मिला पुरानी को छोड़ दिया। तो पॉइंट ये है, आप सामने वाले को बहुत जल्दी छोड़ सकते हो, बट डिपेंड इस बात पे करता है कि उसको छोड़ने के बाद आप कितना स्टेबल रहोगे। उसको छोड़ने के बाद आप जितना स्टेबल रहते हो ना, उतनी जल्दी आप सामने वाले को छोड़ देते हो। तो पॉइंट यहाँ पे वही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड H+ को जल्दी से छोड़ तो दे, लेकिन जो एनायन है इसकी स्टेबिलिटी अगर अच्छे से उसको भरोसा हो जाए कि स्टेबल रह सकता है H+ देने के बाद, तो विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर विड्रॉ करके एनायन की चार्ज डेंसिटी को कम करेंगे, और चार्ज को जब घटाएंगे तो स्टेबिलिटी एनायन की बढ़ेगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई आगे स्टेबिलिटी, भाग चलो, ये H+ को लूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जल्दी से H+ लूज कर देगा वो, खूब सारा H+ लूज कर देगा वो, तो इसलिए वो अच्छा एसिड कहलाएगा ना। क्या समझ गए हो? बहुत बढ़िया। इसका उल्टा अगर डोनर ग्रुप्स लगा दोगे तो डोनर पहले से नेगेटिव है, डोनेट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी +M या +I ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेंगे उसकी तरफ। तो इस तरीके से इसका चार्ज और बढ़ जाएगा नेगेटिव में, तो इसको तो और तंग कर देंगे, इसको और अनस्टेबल कर देंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डरेगा कि आगे जाके तो अनस्टेबिलिटी है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, बड़ा परेशानी है। वो H+ देना और भी क्या कर देगा, कम कर देगा ना, जितना नॉर्मल देता है। तो इस तरीके से अगर डोनर ग्रुप्स लगा दोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वजह क्या है, क्योंकि कॉन्जुगेट एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है चार्ज को विड्रॉ करके। समझ पा रहे हो? सारी सर्कस समझ चुके हो? ड्रॉ कर लो जल्दी से पॉज करके। चलो कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं अभी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट अब यहाँ पे 1-2 एग्जांपल्स पे बात करते हैं, और वो क्या है समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक हमारे पास है सिंपल सा सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, और वो रहने वाला है हमारे पास जैसे CH3 COOH और CH2, ये एक H को हटा के Cl लगा दिया, COOH। आपको अच्छे से पता है कि जब ये लूज करेगा ना तो कार्बोक्सिलेट बनेगा, और कार्बोक्सिलेट पे पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो यहाँ पे होगी, और ये CH3 आपको अच्छे से पता है ना डोनर ग्रुप है। क्या है ये? डोनर है। ये +I की तरह काम करेगा ना CH3, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो और विड्रॉ कर देगा। आपको अच्छे से पता है, सब बता रखा है बेसिक्स में। इनको दिक्कत हो जाके रिवाइज करो, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट जाके रिवाइज करो, खूब सारा, खूब डिटेल में, बड़े आपको एक तरीके से बड़े एग्जांपल्स के साथ समझाया गया। जिनको दिक्कत आ रही हो इंडक्टिव रेजोनेंस रिवाइज करो। समझ पा रहे हो? ध्यान दो। आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक्स जो लगते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स, कार्बन के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, बहुत सारी बातें आपको जीओसी के बेसिक्स के सिर्फ 3 पार्ट्स बनाए गए, 3 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब कुछ समझाया जा चुका है। उसके बाद यहाँ पे सर्कस चल रहा है। तो जिनको भी दिक्कत आ रही है बेसिक्स जाके देखो ध्यान से।
तो ये डोनर की तरह काम करेगा, और डोनर की तरह अगर काम करेगा तो कार्बोक्सिलेट पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये और देगा। अच्छा, प्लस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने से दूर भेज रहा है ना, तो इस ग्रुप पे खुद पे तो पार्शियल पॉजिटिव आएगा ना, इसीलिए इसको डोनर बोलते हैं, प्लस आई बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर एंड मोर जब कार्बोक्सिलेट की तरफ भेजेगा, तो फिर ऐसे में पहले से एनायन है, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है, तंग कर देगा ना इनको। इस तरीके से परेशानी की बात है। लेकिन यहाँ पे ये विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है ये? सीएल। सीएल क्या है? माइनस आई का लगाएगा काम ना। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलेट की तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना खींच पाएगा अलग बात है, लेकिन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने की कोशिश तो करेगा, लड़ेगा तो ऐसे में एनायन की स्टेबिलिटी को ये बढ़ाएगा। इस वजह से ये वाला क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा देन पहले वाले से। नोट कर लो, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। और मान लो, देखो मैंने इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर आपको समझा रखा है, एफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर में समझाया जा चुका है आपको, ठीक है ना? मैं एक एग्जांपल देता हूं, CH2F COOH, CH2Cl COOH और CH2Br COOH। समझ आ गया होगा? अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे इस पे बताओ ऑर्डर क्या रहने वाला है, जल्दी से सोच के बताओ ऑर्डर क्या रहने वाला है। और आपको पता है कि सारे हैलोजेंस किस तरह काम करते हैं? बोलो भाई, सारे हैलोजेंस किस तरह काम करते हैं? किसी को बताने की जरूरत है? किसी को बताने की जरूरत है? सारे हैलोजेंस किस तरह काम करते हैं? अच्छे से पता है ना, विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, तो सबसे बढ़िया से कौन विड्रॉ करेगा? जो सबसे अच्छे से विड्रॉ करेगा, कॉन्जुगेट एनायन की स्टेबिलिटी को उतना अच्छा करेगा ना वो। और जितना कॉन्जुगेट एनायन स्टेबल होगा, रिएक्शन उतनी जल्दी आगे भागेगी, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना कार्बोक्सिल बोलेगा भाग चलो, H+ छोड़ो, H+ छोड़ करके तो मोर एंड मोर H+ देगा, बहुत अच्छा एसिड कहलाएगा ना। तो इस तरीके से ये सबसे अच्छा विड्रॉइंग है ना, माइनस आई ये सबसे अच्छा है। तो इस तरीके से ये ऑर्डर होने वाला है। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? ये किसका ऑर्डर है? एएस बोले तो एसिडिक स्ट्रेंथ। कोई दिक्कत? चलो हटाते हैं इसको, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं एक और। आपको पता है कि जो, अरे भाई कॉपी तो कर लिया हुआ ना, आपको अच्छे से पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। आपको बताया था, आग अगर 100 मीटर दूर लगी है और 100 फीट दूर लगी है, तो आपको ज्यादा असर कब डालेगी? जाहिर सी बात है, 100 फीट दूर लगी है ना, तब 100 मीटर तो दूर होता है ना, तो जितनी दूरी पे होगा इम्पैक्ट उतना कम होगा। तो एग्जांपल लो यहाँ पे, CH2Cl COOH और CH2Cl CH3, यहाँ पे इसको एक कर दो, Cl COOH। तो आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे दूर है कार्बोक्सिलिक के रेफरेंस में और यहाँ पे पास में है, तो ये ज्यादा विड्रॉ करेगा। यहाँ पे 2 एरो लगा रहा हूं और यहाँ पे सिर्फ 1 एरो लगा रहा हूं, तो इस तरीके से ज्यादा विड्रॉ करेगा, तो कार्बोक्सिलेट की स्टेबिलिटी को ये ज्यादा बढ़ाएगा। इस तरीके से ये अच्छा एसिड कहलाएगा। नोट कर लो, समझ पा लो? ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहानी अब करने वाले हैं, 2 एग्जांपल्स और करने वाले हैं। ये देख लो, CH3 CH2 COOH, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH और HC ट्रिपल बॉन्ड C COOH। आपको पता है ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज, डोनर की तरह काम करेगा। आपको पता है ये sp2 है, ये क्या है? sp है। तो परसेंटेज इस कैरेक्टर बढ़ेगा ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की बढ़ेगी ना, आई बात समझ में? तो ये क्या करेगा? आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इसका फोकस क्या होगा? कितना ले पाएगा नहीं ले पाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अलग बात है, लेकिन प्राइमरीली क्या चाहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी ना, आई बात समझ में? तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो एनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी पे इंपैक्ट इसका रिलेटिवली ज्यादा होगा देन इसका, इसीलिए सबसे अच्छा एसिड ये होगा। और ये आपका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। नोट कर लो,
नोट कर लो। बहुत बढ़िया, पॉज करके कर लिया होगा। अगले पे चलते हैं, एक और बात करते हैं। आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? नंबर डिपेंडेंट भी होता है। नंबर डिपेंडेंट क्या चीज, समझो। जैसे यहाँ पे एक एफ लगा दो, कार्बोक्सिलिक। यहाँ पे दो एफ लगा दो और कार्बोक्सिलिक। यहाँ पे तीन एफ लगा दो और कार्बोक्सिलिक। आपको पता है ना यहाँ पे कितने विड्रॉइंग है, कितने विड्रॉइंग है? तीन। कितने? तीन लोग कार्बोक्सिलेट से विड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कितना करेंगे? सिर्फ दो लोग। यहाँ पे सिर्फ एक लोग। तो आपको पता है ना जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर विड्रॉ करेंगे और जो कॉन्जुगेट एनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसका हौसला बुलंद होगा ना, कॉन्फिडेंट होगा ना कि चलो कार्बोक्सिलेट बनते हैं, साथ में H+ लूज करते हैं, इसलिए ज्यादा स्टेबल इसका एनायन होगा, इसलिए अच्छा एसिड कहलाएगा। समझ पा रहे हो? नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से। कर लिया होगा। नेक्स्ट अब अगली कहानी करते हैं। और एक दो कहानी रेजोनेंस इफेक्ट वाली भी कर लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। जैसे बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, एक ये बेंजीन रिंग है और ये आपके पास मान लो कार्बोक्सिलेट है, ठीक है। आपको पता है ना कार्बोक्सिलेट की जितनी स्टेबिलिटी होगी उतना कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलेट बनना आसान होगा ना रिलेटिवली, उतना कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा एसिड कहलाएगा, ठीक है ना। चलो मैं समझाता हूँ। एक ये हो गया, दूसरा हो गया ये कार्बोक्सिलेट है ये, और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ OH का, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसका, एक कार्बोक्सिलेट है ये, इसका डबल बॉन्ड, और मैंने ले लिया है NO2 ग्रुप, ठीक है। आपको अच्छे से पता है NO2 किसकी तरह काम करता है? बताने की जरूरत है किसी को? NO2 किसकी तरह काम करता है, बोलो भाई। अच्छे से सबको पता है ना, विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसलिए इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनर पे दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना इसमें, इसलिए ये शेयर कर रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव इस पे ये नेगेटिव, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव है। समझ आ गया? अब तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आपको पता है अगर मैं एक टिपिकल बेंजीन रिंग की बात करूं ना तो वो क्या खेल करेगा, जरा देखो ध्यान से। ये यहां पे आपको पता है दोनों ऑक्सीजन कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने का काम करेंगे, तो कार्बन कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से क्या है, परेशान है। तो यहाँ पे सर्कस कैसा चलेगा, कुछ ऐसा, ये ऐसा होगा और ये इधर मूव करेगा। समझ पा रहे हो? और क्या आएगा, कुछ ये बनेगा, ये ऑर्थो पे पॉजिटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव, और ये तो नेगेटिव पहले से था। समझ पा रहे हो? अगला सीन क्या होगा, ये आगे मूव करेगा, ये आगे मूव करेगा और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बन जाएगा। तो एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये और दूसरा कौन सा हो जाएगा, देखते रहना, देखते रहना। बता चुका हूं ये भी कैसे डिसाइड करते हो कौन सा ग्रुप विड्रॉइंग होगा कौन सा डोनर होगा, ये सब बेसिक्स में बता चुका हूं, ठीक है ना। तो यहाँ हालांकि यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव O नेगेटिव, और फिर ये आगे मूव करेगा तो एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। और वो क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये डबल बॉन्ड डबल डबल CO नेगेटिव O नेगेटिव। फिर से क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखो, फिर से क्या होने वाला है, ये आगे घूमेगा तो फिर यहाँ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पॉजिटिव, फिर ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो एक अगला सेटअप क्या बन जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस, ये डबल बॉन्ड, ये डबल, ये डबल। कुछ आया समझ में? जरा ध्यान से देखो और फिर बताओ मुझे, इस कार्बोक्सिलेट की तरफ बेंजीन रिंग क्या काम कर रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस कार्बोक्सिलेट की तरफ बेंजीन रिंग क्या भेज रही है? पहले तो एक ही नेगेटिव था, बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ से कार्बोक्सिलेट की तरफ भेज रही है, इसकी तरफ भेज रही है। इस वजह से ये जो ऑक्सीजन है इसकी तरफ भी देखो ना, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो क्या कर रही है यहाँ पे बेंजीन रिंग रेजोनेंस का यूज करते हुए कार्बोक्सिलेट की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम कर रही है कि नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर कोई आए और क्या करे, बेंजीन का ध्यान बटाए, बेंजीन को इंगेज करे,
कैसे एंगेज करे कि बेंजीन का भी पूरा फोकस इस कार्बोक्सिलेट की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजने का है। पहली बात तो मुझे बताओ, इस कार्बोक्सिलेट की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजने की वजह से कार्बोक्सिलेट परेशान होगा, स्टेबलाइज करेगा? बिल्कुल आप बोलोगे परेशान होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी मोर एंड मोर भेजेंगे, जो एनायन है वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा ना। दूसरा फंडा जरा यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, क्या लगा दूं मैं, विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो क्या करेगा जरा देखना, देखते रहना क्या करने वाला है वो। मान लो यहाँ पे एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, अब ये क्या सर्कस करेगा जरा ध्यान से देखना। ये इधर अगर मूव करेगा तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, तो क्या सीन रहने वाला जरा बताना। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा NO नेगेटिव, O नेगेटिव, और फिर यहाँ पे ये इस साइड मूव करेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, ये कुछ ऐसा, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे जरा ध्यान से तुम देखना, तो ये बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड्स को क्या कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप अपनी ओर इंगेज कर रहा है। क्या कर रहा है, अपनी ओर इंगेज कर रहा है, और फिर ये पॉजिटिव क्या होगा, ये आगे घूम जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो तुम जरा ध्यान से यहाँ पे समझो कि जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पाई पहले पूरी तरीके से कार्बोक्सिलेट की तरह कार्बोक्सिलेट के लिए काम कर रहा था, वो अब किसके लिए काम कर रहा है, नाइट्रो के लिए काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग का ध्यान क्या हो जाएगा, इसके साथ साथ इस पे भी डेविएट हो जाएगा ना। तो नाइट्रो ग्रुप का इंपैक्ट होने की वजह से जो कार्बोक्सिलेट की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही थी वो रिलेटिवली क्या होगी, कम जाएगी ना। इस वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी एनायन की। तो क्या समझ पाए कि विड्रॉइंग ग्रुप अगर आप लगाओगे तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखो ना, ये पाई को, जो पाई का फ्लो पहले इधर इधर ही हुआ करता था, अब पाई का फ्लो नाइट्रो की तरफ भी होगा, समझ पा रहे हो? इसलिए कार्बोक्सिलेट को जो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दे के तंग कर रहे थे, अब रिलेटिवली कम करेंगे। तो जिस वजह से अब कार्बोक्सिलेट के पास नेगेटिव जाने के चांसेस रिलेटिवली कम होंगे, तो कार्बोक्सिलेट की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली कम होगी। इस वजह से कार्बोक्सिलेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। किसने बढ़ाया, विड्रॉइंग ग्रुप ने। किसने बढ़ाया, विड्रॉइंग ग्रुप ने। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर दूं किसकी, एक डोनर ग्रुप, आपको पता है नाइट्रो किसके तरह काम करता है, हेलो, नाइट्रो किसकी तरह काम करता है, ये -R की तरह काम करता है ना यहाँ पे, और -I भी तरह काम कर सकता है, लेकिन अभी हम -R पे फोकस कर रहे हैं। इसकी अगर बात करो तो ये क्या करेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने इधर भेजेगा, ये इधर घूम जाएगी, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये तो और भी अपनी तरफ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग की तरफ भेजने का काम कर रहा है, बेंजीन रिंग की तरफ भेजने का काम कर रहा है। तो ये तो +R ग्रुप और भी बेंजीन रिंग को क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ से किस तरफ को चलता रहेगा, बोलो भाई, किस तरफ से किस तरफ को चलता रहेगा, इधर से चलेगा उधर पहुंचेगा। तो ये और ज्यादा क्या करेगा, कार्बोक्सिलेट और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, पहले से वो नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो उसका चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी उसकी घटेगी। तो ये तो एनायन की स्टेबिलिटी अगर घटेगी तो कार्बोक्सिलिक तो एनायन की तरफ जाने से डरेगा ना, और एनायन अगर नहीं बनेगा, अभी प्रीवियस दिखाया ना आपको, तो फिर H+ देना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, पहले तो इसको ड्रॉ कर लो, कुछ चीजें मैं रब करने जा रहा हूं, ड्रॉ कर लो, कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो आपने देखा विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलेट के लिए फायदे की बात है स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डोनर ग्रुप नुकसान वाली बात है स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी सारा सर्कस तो समझ ही गए। चलो हटा दो इसको। तो इस तरीके से यहां पे तुमने क्या देखा कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी, ये अगर ए बोलूं इसको मैं, बी बोल दूं इसको वो, और सी बोल दूं इसको मैं, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सी मोर देन ए मोर देन बी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस है +R, यहाँ पे -R है, और यहाँ पे आप जान ही रहो, ठीक है।
हटा देते हैं इसको और अगली कहानी जरा आपको समझाते हैं। इसके बाद देखो ध्यान से, स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर इनकी ये होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी। अब इसको पहले कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो जल्दी से। अब मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता रहा हूं, ठीक है ना। हटाओ इसको, बढ़िया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो अब जहां जहां माइनस लगा है, जहां जहां माइनस लगा है, मैं वहां वहां क्या लगाने जा रहा हूं, H प्लस। ये माइनस हटाया मैंने, और अब मैं बात कह रहा हूं एसिडिक स्ट्रेंथ की। यहां पे स्टेबिलिटी चीज भी मैं क्या कर दे रहा हूं, रब, ठीक है ना। और यहां पे OH OH OH। तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, अगेन उसका एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो सबसे अच्छा एसिड तो वही होगा ना। तो C मोर देन A मोर देन B। नोट कर लो, नोट कर लो भाई। चलो एक अगले एग्जांपल की बात करते हैं। बढ़िया, हटाते इसको। देखो आपको पता है कि रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो कहाँ होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो अगर मैं इसकी बात कह दूं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और मेटा पे नाइट्रो लगा दूं, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान दीजिए ऑर्थो पे नहीं लगाऊंगा, ऑर्थो इफेक्ट अभी डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना। और ये पैरा पे लगा दूं, तो ध्यान दीजिएगा इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे ओनली माइनस आई की तरह काम करेगा, और इस जगह पे माइनस आर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और साथ साथ माइनस आई भी। हालांकि वो ठीक है, माइनस आई यहाँ पे उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा, लेकिन माइनस आर आप जानते हो माइनस आई से मोर इंपॉर्टेंट होता ना। हैलोजेंस में थोड़ी कहानी है, वो तब कर लेंगे बाद में। अभी के लिए यहाँ पे आर डिसाइडिंग हो जाएगा, इसलिए ज्यादा विड्रॉ करेगा अच्छे से पैरा वाला देन नाइट्रो वाला, क्योंकि पैरा पे रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस नाइट्रो के केस में क्या होगा, और आमतौर पे भी मोर इफेक्टिव होता है इंडक्टिव से। इसलिए सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा इन दोनों में, तो बी वाला, ये वाला ज्यादा अच्छा होगा देन ये एसिडिक एसिड। नोट कर लो, नोट कर लो भाई। चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ और कहानियां। सुनो, जो एलिफैटिक एसिड होते हैं ना, एलिफैटिक एसिड बोले तो, एलिफैटिक एसिड बोले तो जो नॉर्मल आपकी कार्बन चेन होती है ना, समझ पा रहे हो, जैसे आप पढ़ते हो ना RCOOH, तो ये क्या होते हैं, ये बेंजोइक एसिड से, अगर RCOOH की अगर हम बात करें ना, तो बेंजोइक से क्या होता है, ये लेस एसिडिक होते हैं। लेकिन एक हमारा फॉर्मिक एसिड का एक्सेप्शन है, जिसके बारे में बात करेंगे। आइए ओवरऑल ऑर्डर पे ही सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट ऑर्डर यहाँ पे लिख लीजिए कि जो RCOOH है ये क्या होगा, R मतलब एल्काइल ना, ये बेंजोइक से लेस एसिडिक होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन आपको मिलेगा, और वो रहने वाला किसका, फॉर्मिक का। तो ऑर्डर लिख लीजिए इसको ऐसे, इसको बोलते हैं बेंजोइक, बेंजोइक एसिड, और ये हो गया फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे टिपिकल आपकी कार्बन चेन होगी ना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन की, आर की मतलब, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट कर लीजिए इतना, ठीक है ना। फॉर्मिक जीतेगा देन बेंजोइक, बाकी सारे क्या होंगे, हारेंगे। एक्सेप्शन केस है, नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब एक और केस कर लेते हैं, और वो रहने वाला है इसके साथ साथ, देखिए बात समझिए, जो इन जनरल इनऑर्गेनिक एसिड है ना, वो ऑर्गेनिक एसिड से क्या होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे कार्बोनिक एसिड, जिनमें हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है ना, हाइड्रोजन साइनाइड, इनमें भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है। अभी ओवरऑल ऑर्डर में वो आ जाएगा। आइए एक दो केस थोड़ा सा इनऑर्गेनिक एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर लेते हैं, और ओवरऑल ऑर्डर में अभी आपको बाद में लिखाऊंगा, जिसमें आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों एसिड आ जाएंगे, ठीक है ना। आई बात, लेकिन अभी थोड़ा सा आपका माइंड मेकअप रहे, इसलिए मैंने वो बात अभी आपको बोल दिया। जैसे अगर मैं बोलूं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बोले तो along the period, along the period,
तो एसिडिक स्ट्रेंथ लिखो, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। मैं कैसे किस केस से ये बात बोल रहा हूं, देखो यहाँ पे CH4, ठीक है, कार्बन से हाइड्रोजन लगा दिया, NH3, NH3, H2O और HF। जरा ध्यान से देखो, यहाँ कार्बन से H लगा है, यहाँ N से लगा है H, यहाँ O से लगा है H, यहाँ F से लगा है H। तो आपको पता है ना, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN बोले तो देखो, EN बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लो। तो ध्यान दो, ये हाइड्रोजन उसी तरीके से होता है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लो कि आपके घर पे कोई लोडेड ट्रक आया है आपके घर का कुछ सामान लेकर के, तो कोई आपका नेबर पूछे उस ट्रक ड्राइवर से कि आप कितनी जल्दी ये रोड खाली कर दोगे ताकि वो भी अपनी कार लेके निकल सके। तो ट्रक ड्राइवर क्या बोलेगा, जितनी जल्दी ये ट्रक को अनलोड करा लेते हैं आपके नेबर, उतनी जल्दी हम इसको लेके यहाँ से चले जाएंगे, रोड खाली कर जाएंगे। तो वही बात यहाँ भी है कि फ्लोरीन बोलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी अपनी ओर मैं अच्छे से विड्रॉ कर लूंगा, देखो ये फ्लोरीन, फ्लोरीन जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा, उतना H की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और ऐसे में H क्या होता जाएगा, उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता जाएगा ना। समझ पा रहे हो? तो वही बात यहां भी है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना विड्रॉ करने की एबिलिटी होगी सेंट्रल एलिमेंट के पास, उतना ही हाइड्रोजन का H+ के फॉर्म में जाहिर सी बात है निकलना क्या होगा, इजियर होगा। तो यहाँ पे ये फैक्टर क्या है, डिसाइडिंग है, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहने वाला है ये, हालांकि ठीक है उसमें ऑपोजिट चार्जेस का अट्रैक्शन, बाकी बहुत चीजें भी तुम सोच सकते हो, लेकिन पॉइंट है डिसाइडिंग फैक्टर जो यहाँ पे रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग। कई बार तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो दो तीन चीजें क्लैश करती हैं, आपको लगता है भाई ऐसा कैसे, ये चीज भी तो है वो चीज भी तो है, तो पॉइंट समझो, डिसाइडिंग कब क्या है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अगर कभी कभी चीजें क्लैश करती हैं तो हम डिसाइडिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो डिसाइडिंग यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, जिससे हाइड्रोजन लगा है, जिससे हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा। नोट डाउन, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया ये, बढ़िया, लेफ्ट टू राइट का हो गया, अलोंग द पीरियड का। अब आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं, हटाओ इसको, बिल्कुल हटा देता हूं। अब हम आएंगे, बात करेंगे टॉप टू बॉटम का। किसका कहानी करने वाले हैं, टॉप टू बॉटम का, मतलब अलोंग द ग्रुप। ध्यान दो, जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो हम ये नहीं बात कर रहे हैं किसका, कि भाई आप एग्जांपल ले लो भाई KOH, NaOH, RbOH, CSOH, तो जाहिर सी बात है ये तो मेटल्स हैं, टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना। समझ पा रहे? तो हम उनकी बात नहीं कर रहे, कंफ्यूज मत हो जाना, हम उनकी बात कर रहे हैं जो एसिड की तरह परफॉर्म कर सकते हैं, जिनके पास H+ देने की एबिलिटी होती है। यानी कि अभी हम जो फोकस कर रहे हैं किन पे कर रहे हैं, ऑक्सीजन फैमिली। समझ पा रहे हो? या वो भी हटाओ तो खास तौर पे हम किससे बात कर रहे हैं, हम अभी हैलोजन से बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? बाकी ऑक्सीजन फैमिली पे भी बात करेंगे, लेकिन वो अभी बाद में करेंगे, ठीक है ना। अभी हम इन पे बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड कितनी आसानी से टूटेगा या मुश्किल से टूटेगा। एग्जांपल लो, HF, HCl, HBr, HI। आपको अच्छे से पता है हाइड्रोजन तो छोटू सा है, उसके साथ छोटू सा फ्लोरीन, हाइड्रोजन छोटू सा है उसके साथ बड़ा सा फ्लोरीन, हाइड्रोजन छोटू सा है उसके साथ और बड़ा सा ब्रोमीन। तो बताओ ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड बड़ा होता जा रहा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही बॉन्ड लेंथ कहलाती है। तो ये आपका क्या है, ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। तो अगर साइज बढ़ेगी तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, तो बड़ी स्टिक को तोड़ना आसान होगा ना, तो जल्दी से H+ किसका निकलेगा, वो HI का निकलेगा। इस तरीके से
HF, HCl, HBr, HI। नोट कर लो, समझ पा रहे हो? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नोट डाउन। AS बोले तो एसिडिक स्ट्रेंथ, BS बोले तो बॉन्ड स्ट्रेंथ। नोट करो, बॉन्ड जितना वीक होगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा। आगे चलते हैं, कुछ और भी बातें करते हैं। नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल ले लो, और किसका एग्जांपल ले सकते हो? H2O और H2S, H2O और H2S। तो अच्छा एसिड कौन? H2S। नोट कर लो ये भी। सल्फर नीचे है ना, बॉन्ड तोड़ना आसान होगा। नोट इट। ठीक, कर लिया आपने। आगे चलते हैं अगले फैक्टर के साथ, और वो क्या चलने वाला है हमारा, कुछ ऑर्डर से बात करेंगे और ऑर्थो इफेक्ट अब स्टार्ट करते हैं। देखो जरा ध्यान से देखो, ऑर्थो इफेक्ट ऑन बेंजोइक एसिड, ठीक है ना? ऑर्थो इफेक्ट ऑन बेंजोइक एसिड। अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दोगे, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ हटा देता हूँ, एक जगह पे रखता हूँ। ऑर्थो पोजीशन पे देखो मैंने इथाइल लगा दिया। ET बोले तो इथाइल होता है C2H5, C2H5 को हम बोलते हैं ET, इथाइल, ठीक है ना? Me बोलते हैं CH3 को, मतलब मिथाइल, ठीक है? NPR बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है? PH बोलते हैं फिनाइल, ठीक है? बस अभी इतना ठीक है। NBU एक और लिख लो, NBU नॉर्मल ब्यूटाइल। ये क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटाइल। चलो इतना बता दिया, ठीक है? इसको नोट कर लो। आप सुनो जरा ध्यान से, सुनो, अभी टाइम दूंगा नोट करने का। अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो मेटा पैरा बता चुका हो, रेफरेंस पॉइंट के जस्ट अगल बगल वाले ऑर्थो, जस्ट ऑपोजिट वाले पैरा, बाकी जो बचे वो मेटा। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आप लगा दोगे, वो चाहे डोनर लगा दो चाहे विड्रॉइंग लगा दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं बोलना कि भाई विड्रॉइंग लगा दोगे तब तो वो फायदा करेगा ना, कार्बोक्सिलेट की तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो कार्बोक्सिलेट मोर एंड मोर स्टेबल होगा, तो अच्छी बात हो जाएगी ना, फायदे की बात हो जाएगी, है ना? तो फाइनली कार्बोक्सिलेट स्टेबल होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्फिडेंस बनेगा कार्बोक्सिलेट की तरफ जाने का। इस तरीके से H+ देना आसान हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। नहीं, चाहे डोनर लगाओ चाहे विड्रॉइंग लगाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वजह क्या है? क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलेगा रेजोनेंस करने का, उनको मौका ही नहीं मिलेगा हाइपर कॉन्जुगेशन करने का। कुछ आ रहा है समझ में? कोई मौका ही नहीं देगा। क्यों नहीं मौका देगा? क्योंकि ये जो COOH है ना, COOH है, इसको जरा समझ जाना तुम ध्यान से। ये प्लेनर है, ये अभी क्या है? ये जो कार्बन है और ये सेटअप जो है इसके साथ ये प्लेनर है। और जब आप यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आप कोई ग्रुप लगा देते हो तो कार्बोक्सिलिक, ये कोई छोटा मोटा ग्रुप तो है नहीं, इसके पास भी देखो ना O और H बहुत सारे। तो इस तरीके से क्या करेगा ये कार्बोक्सिलिक, इस ऑर्थो के साथ करता है हिंड्रेंस। इस कार्बोक्सिलिक और ऑर्थो के बीच में क्या होती है? स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से, स्टेरिक क्राउडिंग, आपस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये क्या होते हैं? ये यहां से इस प्लेन से ही ये क्या होता है? बेंजीन रिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाता है? ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ताकि क्या हो, जैसे ये दो लोग हैं, ये ध्यान दो, ये दो लोग हैं आपस में ना, ये लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये लड़ रहे हैं, समझ पा रहे हो? अब मैंने ऐसे कर दिया, मैंने क्या कर दिया? ध्यान से देखो, मैंने क्या कर दिया? इनको यहीं रखा, इसको परपेंडिकुलर कर दिया। देखो जरा ध्यान से, ये अभी दोनों कैसे थे? ऐसे थे ना, ऐसे ये लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे, समझ पा रहे हो? ये लड़ रहे थे। अब मैंने क्या किया जरा ध्यान से देखो, अभी दोनों ऐसे थे ना, ऐसे, मैंने ऐसा कर दिया। जरा ध्यान से देखो, इससे क्या फायदा हुआ? अब क्या हो गया? अब ये जब इधर उधर ऐसे, अब इनके टकराने के चांसेस क्या हो गए? कम हो गए, समझ पा रहे हो? तो वैसे ही ये जो प्लेन है ना, इसको छोड़ करके ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हो जाएगा? इस क्राउडिंग, इस स्टेरिक क्राउडिंग, इस स्टेरिक लफड़े, इस स्टेरिक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा? इस झगड़े की वजह से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जिसकी वजह से अब बेंजीन रिंग के साथ क्या नहीं कर पाएगा? रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो बेंजीन रिंग जो इसकी तरफ से देती या लेती, जो कुछ भी करती, वो अब कुछ नहीं कर पाएगी। मतलब कोई कनेक्शन ही तोड़ दिया रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से,
समझ पा रहे हो? तो जिस वजह से अब यहाँ पे ऑर्थो वाला क्या होगा, सबसे आगे निकलेगा। यहाँ क्या अच्छा क्या बुरा, हटाओ उसको, ये सबसे आगे, क्योंकि अब इसका बेंजीन कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। तो जिस वजह से ये क्या है यहाँ पे, चाहे विड्रॉइंग लगाओ चाहे डोनर लगाओ, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर कार्बोक्सिलेट है तो उसके केस में कार्बोक्सिलेट, क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बेंजीन रिंग की तरफ से, इसलिए नो रेजोनेंस। और इसलिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। समझ पा रहे हो? नॉर्मल से भी ज्यादा, और अगर आपके पास कोई डोनर या विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है मेटा या पैरा पे, तो उसके कंपैरिजन में भी। तो नोट कर लो इसको अच्छे से, मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अच्छा, जिनको इस बात में दिक्कत हो कि भाई परपेंडिकुलर होने से क्या दिक्कत आ गई, तो ध्यान दो, परपेंडिकुलर होने से ये दिक्कत आ गई क्योंकि जो रेजोनेंस है, जो डीलोकलाइजेशन है, उसके लिए प्लेनर सेटअप होना चाहिए। इन सब को, बेंजीन और इसको एक ही प्लेन में होना चाहिए। परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो ये इनका रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होना चाहिए वो नॉन प्लेनर नहीं हो सकता। नॉन प्लेनर होगा तो हाईली अनस्टेबल होता है। समझ पा रहे हो? उसको क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो जिस वजह से अब ये 3D सेटअप में आ चुके हैं, अब इनका क्या होगा, अब इनका sp2 हाइब्रिडाइज या पाई बॉन्डेड सेटअप स्टेबल नहीं रह पाएगा, और जिसकी वजह से अब इनमें रेजोनेंस भी, जब वो रेजोनेंस होने से इनका फायदा ही नहीं होना है, जब ये और अनस्टेबल हो जाने हैं, परेशानी बढ़ जानी है, तो फिर क्यों ही बढ़ना। तो इसीलिए इनका नॉन प्लेनर या परपेंडिकुलर हो जाने से बेंजीन से रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका क्या हो जाएगा, कनेक्शन कट। नोट कर लो, कर लिया होगा, पॉज करके आगे चलते हैं। देखो थोड़े एग्जांपल्स और देख लो। आपको पता है यहाँ पे बेंजीन के रेफरेंस में अल्फा एच है, तो इसके पास कितने अल्फा एच, अगर नॉर्मल इथाइल पे अगर आप देखो ना, तो 2 अल्फा एच 2 अल्फा एच 2 अल्फा, बेंजीन से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन को अल्फा एच बोलते हैं। लेकिन ध्यान रहो, ये यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्थो इफेक्ट लगने वाला, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि ये तो रेजोनेंस ही नहीं कर पाएगा। बेंजीन इसका कोई नुकसान ही नहीं कर सकती। बेंजीन अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिलिक की तरफ भेज ही नहीं सकती, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इस वजह से रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, तो अगर इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, तो सबसे आगे तो ए हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, एएस बोले तो एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर बी पे आपको पता है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ये रेजोनेंस जैसा ही होता है ना, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है। पढ़ा चुका हूं, जिनको दिक्कत हो हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत डिटेल में जाके पढ़ लो, सारे केसेस एक्सप्लेन किए गए बहुत अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पे 2 अल्फा एच है, तो ये पैरा पोजीशन से भले से इंडक्टिव इफेक्ट कम हो, बट हाइपर कॉन्जुगेशन ये प्रॉपर तरीके से कर पाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे स्टेबिलिटी जो सी वाले है, सी वाला कार्बोक्सिलेट की स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक का कॉन्फिडेंस H+ लूज करने का रिलेटिवली क्या होगा, कम होगा, इसीलिए सबसे हारेगा ये, और यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव काम करेगा, इसलिए ये क्या होगा, ये कम से कम ज्यादा एसिडिक होने वाला है इस पैरा सब्स्टिट्यूटेड से। समझ पा रहे हो? आपको बता रखा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इंडक्टिव से मोर इफेक्टिव होता है, सब समझा चुका हूं, जाके पढ़ लो सारा जिनको दिक्कत हो। तो ए मोर देन बी मोर देन सी, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सी में देखो आपको पता है CN ग्रुप क्या है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड जो की एटम है, अगर वो मल्टीपल बॉन्डेड है विद नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो आपको समझा रखा है विड्रॉइंग की तरह काम करेगा ये। तो ऑर्थो पे तो ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो ऑर्थो तो सबसे आगे रहेगा, जो ए वाला है ये तो सबसे आगे, ठीक है। अब बी और सी में सोचो, तो यहाँ पे लिख रखा है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहने वाला है, आपको पता है ए में ऑर्थो इफेक्ट, सी में सी में क्या रहने वाला है, ध्यान दो, यहाँ पे तो रेजोनेंस कर देगा, ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस होता है, आपको अच्छे से बताया है पहले ही। तो सी वाला यहाँ -m की तरह काम करेगा, माइनस यानी कि विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर होंगे तो कार्बोक्सिलेट की स्टेबिलिटी, उसका चार्ज अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, इस वजह से क्या होगा, एनायन स्टेबलाइज करेगा, इस वजह से क्या होगा, ये अच्छे एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ए के बाद ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये जीता, फिर सी आएगा, और फिर बी में सिर्फ इंडक्टिव लग पाएगा, मेटा पोजीशन पे आपको पता है रेजोनेंस नहीं होता, वो कॉन्जुगेट पोजीशन पे नहीं होता, ठीक है, ये समझ गए। अब अगला देख लो, यहाँ पे आपको बताया है कि जो एल्कोक्सी ग्रुप है, जो OR ग्रुप है,
ये माइनस आई की तरह बिहेव करता है प्लस आर की तरह भी बिहेव करता है, डोनर की तरह काम करेगा रेजोनेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके पास ओ के पास क्या है, लोन पेयर है। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड की एटम के पास अगर लोन पेयर होता है तो रेजोनेंस करता है, डोनर की तरह काम करता है बेंजीन रिंग की तरफ। समझ पा रहे हो, समझा चुका हूं सब। तो ये प्लस आर भी है यानी कि डोनर भी है, साथ में माइनस आई भी है, क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, इसलिए अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा भी इंडक्टिव से। आपको पता है रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है इंडक्टिव से। तो ऑर्थो पे ये तो ऑर्थो इफेक्ट लग गया, तो सबसे ज्यादा एसिडिक यही होगा, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड परपेंडिकुलर हो जाएगा बेंजीन रिंग की तरफ से, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कोई रेजोनेंस नहीं हो पाएगा बेंजीन रिंग की तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट की तरफ, जिस वजह से ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ए सबसे ज्यादा स्टेबल। और बी और सी में अगर बात करोगे तो बी में मेटा पोजीशन पे आपको पता है रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, जिस वजह से यहाँ पे सिर्फ ये माइनस आई की तरह काम करेगा, और सी में क्या होगा, रेजोनेंस हो पाएगा। और रेजोनेंस और इंडक्टिव जब दोनों क्लैश करते हैं तो जीतता कौन है, रेजोनेंस आमतौर पे। और यहाँ पे तो एल्कोक्सी की आप बात कर ही रहे हैं, और इसमें हर हाल में रेजोनेंस जीतेगा, जिस वजह से फाइनली सबसे अच्छा एसिड ए हो गया ऑर्थो इफेक्ट से। यहाँ पे माइनस आई ही सिर्फ है, यहाँ पे डोनर की तरह काम करने लगेगा रेजोनेंस की वजह से, तो और नुकसान करेगा कार्बोक्सिलेट की स्टेबिलिटी को, इसलिए ए मोर देन बी मोर देन सी। समझ आ गया होगा, चलो नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो अब आगे बात करने वाले हैं, आगे हम कंपैरिजन करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, वाटर, फिनॉल, इनका कंपैरिजन करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ में। समझ पा रहे हो, आपस में वन बाय वन बातें करते हैं थोड़ी सी। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं किसका, अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है जरा समझ जाओ। अगर R के साथ OH लगा है, कोई sp3 हाइब्रिडाइज क्या हो, कार्बन हो, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो, उसके साथ OH लगा हो, तो आप बोल देंगे उसे अल्कोहल है, ठीक है ना। वाटर, वाटर तो जानते ही हो, HOH, ठीक है ना। और फिनॉल, फिनॉल क्या होता है जरा समझते हैं फिनॉल को। फिनॉल होता है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन पे OH। बेंजीन रिंग से, मेरा मतलब है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड OH हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH बॉन्डेड हो तो इसे फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। अब इस पे एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे, जरा समझना, ठीक है, जरा समझना। क्या आपको पता है कि जो R होता है ये OH के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, डोनर। क्या होता है, डोनर। एक अच्छा क्या होता है, एक अच्छा डोनर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो डोनर ग्रुप क्या करेगा, कार्बोक्सिलेट एल्कोक्साइड जो बनने वाला जो RO माइनस है उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर अपनी तरफ भेजेगा तो फाइनली ये यहां भी तो भेजेगा। तो जो जो एल्कोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड। तो एल्कोक्साइड जो बना है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज भेज के उसे क्या करेगा, परेशान करेगा ना। तो जिस वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी एल्कोक्साइड की कम, तो अल्कोहल के लिए H प्लस देना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। अब ये थोड़ी कहा, हाँ तो इसमें जैसा कि अभी आपको बताया ना कि अल्कोहल और एल्कोक्साइड, वैसे यहाँ फिनॉल की बात करोगे ना, तो फिनॉल जब ये फिनॉक्साइड बनेगा ना, जब ये H प्लस देने के बाद, है ना, ये रिवर्सल का साइन लगा दो, तो यहाँ पे H प्लस, और आपको पता है ना फिनॉक्साइड बनेगा। और आपको पता है कि जब की एटम के पास क्या होगा, जब की एटम के पास आपको पता है ना कि पॉजिटिव हो तो किसकी तरह काम करता है वो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो आपको बता रखा है वो विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। और अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में अगर की एटम के पास नेगेटिव चार्ज होगा तो वो किसकी तरह काम करेगा, डोनर की तरह काम करेगा ना, बता चुका हूं पहले ही। तो ये इधर घूमेगा, तो ये इधर यहाँ पे, तो आपको पता है ना जब इधर ये घूमेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो आपको पता है कि ऑर्थो पैरा देन ऑर्थो, आपको रेजोनेंस में समझाया जा चुका है क्या करता रहेगा ये, रेजोनेंस। तो मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऑफ
conjugate anion, that is phenoxide. ये क्या है, जल्दी से बोलो क्या है ये, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. क्या है ये, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. कुछ आ रहा समझ, ठीक. तो ये हो गया फिनॉल का, कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज फिनॉल के H+ देने की वजह से जो आया है, वो नेगेटिव को हम क्या कर सकते हैं, डीलोकलाइज कर सकते हैं. तो आपको पता है ना कि परेशानी अगर डीलोकलाइज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ती है ना, अच्छे से आपको पता है, कोई इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए. बहुत बढ़िया. तो फिनॉक्साइड स्टेबल होगा तो फिनॉल का H+ देना रिलेटिवली क्या होगा, इजियर हो जाएगा ना. ठीक है ना, जितना कॉन्जुगेट एनायन रिलेटिवली स्टेबल होता जाएगा उतना ही H+ देना आसान होगा, उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी. अगर आवाज किसी को ढंग से नहीं आई हो ना तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि यहाँ पे जो फिनॉक्साइड है, फिनॉक्साइड का नेगेटिव क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये जितनी परेशानी इसकी डीलोकलाइज होगी उतना कॉन्जुगेट एनायन स्टेबल होगा. उतना जितना कॉन्जुगेट एनायन रिलेटिवली स्टेबल हो जाएगा ना, उतना ही फिनॉल का H+ देना क्या हो जाएगा, इजियर हो जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे ये R पार्ट डोनेट करके और परेशानी बढ़ा रहा है कॉन्जुगेट एनायन की. यहाँ ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करके कम से कम थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड, तो आप समझो बेंजीन रिंग की वजह से यहाँ के O- की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यहाँ R की वजह से जो O- है उसकी स्टेबिलिटी घट रही है. तो ध्यान से समझिएगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, अल्कोहल, वाटर और देन फिनॉल. नोट कर लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे परेशान आत्मा ये बना देगा R पार्ट डोनेट करके, यहां बेंजीन रेजोनेंस करके इसको स्टेबलाइज करेगा. तो इस तरीके से वाटर से लेस एसिडिक जो होगा वो अल्कोहल होगा, वाटर से मोर एसिडिक जो होगा वो कौन होगा, फिनॉल होगा. नोट डाउन. बहुत अच्छा, आपने कर लिया. पॉज करके कर लो जल्दी से. ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं आपको. मैं अगर एग्जांपल आपको दूं एक और, इसको आगे बढ़ा करके, तो एक एक्सेप्शन जरा लिख लीजिएगा. वो एक्सेप्शन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मिथेनॉल भी क्या है, एक अल्कोहल ही है. मिथेनॉल क्या है, एक अल्कोहल भी है. ठीक है ना. तो लेकिन यहां पे क्या होने वाला है जरा समझिएगा, मिथेनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ है. ठीक है ना. मतलब Ka वैल्यू जो होगी वो इसकी क्या होगी, इससे ज्यादा होगी. ठीक है ना. Pk इसका क्या होगा, Pk इसका ज्यादा होगा. आपको पता ना Pk इज इक्वल टू माइनस लॉग K. Ka ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो Pk कम ना, Pk इज इक्वल टू माइनस लॉग K. समझा चुका हूं, नोट कर लो इसको. समझ पा रहे हो. इसका अगर इसको मैं A बांध दूं और इसको B बोल दूं, तो इसका या इसको 1 और 2 बोल दूं ना, 1 इसको 2, तो 1 का ज्यादा होगा ना 2 से. ठीक है ना. नोट कर लो जल्दी से. अगला फिनॉल का एक एग्जांपल मैं देता हूं, और वो क्या रहने वाला है, कर लिया होगा आपने. अगेन सिर्फ मिथेनॉल का एक्सेप्शन है, CH3OH का. ठीक है ना. अब कुछ हम फिनॉल्स की बात करेंगे, फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल. सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, देखो ये फिनॉल है. ठीक है. और एक फिनॉल पे हमने क्या लगा दिया, डोनर ग्रुप, जैसे हमने लगा दिया CH3. और एक फिनॉल पे हमने क्या लगा दिया, विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज NO2. अब आपको पता है विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, कॉन्जुगेट एनायन से, कॉन्जुगेट एनायन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है. तो जितना कॉन्जुगेट एनायन स्टेबल होगा उतना ही फिनॉल क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा ना, आगे बढ़ना आसान हो जाएगा. तो अगर मैं इसको A, इसको B और इसको C बोल दूं, ठीक है ना, तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, C मोर देन A मोर देन B. ये तो डोनेट करेगा ना, तो और परेशानी बढ़ा देगा एनायन की. और अगर मैं Pka की बात करूं तो सबसे ज्यादा Pka किसका होगा, जो सबसे अच्छा एसिड होता है, तो B मोर देन A मोर देन C. नोट कर लो भाई. बहुत अच्छा, कर लिया होगा आपने. आगे चलते हैं. अगेन अगर दोनों डोनर हो या दोनों विड्रॉइंग हो तो वो अच्छा होगा. ठीक है ना. मतलब फिर डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, पावर डिसाइड करेगी ना. कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं.
नेक्स्ट कहानी करते हैं, और वो रहने वाला है फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कौन जीतेगा जरा समझो, समझना जरा ध्यान से। अगर मैं कंपैरिजन करूं फिनॉल और कार्बोक्सिलिक का, तो फिनॉल जाके आपको क्या देगा, क्या देगा भाई, फिनॉक्साइड साथ में H+, साथ में H+। वही कार्बोक्सिलिक एसिड आपको क्या देगा, RCO- साथ में H+। तो ध्यान से देखना, ये और ये जितना स्टेबल होंगे उतना ही रिएक्शन आगे बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट है किसी को। कॉन्जुगेट एनायन जितने स्टेबल होंगे उतनी तेजी से रिएक्शन आगे बढ़ेगी, उतना सारा H+ यहां पे मिल जाएगा ना, उतना अच्छा एसिड कहलाएगा ना। समझा चुका हूं, तो जरा ध्यान से देखना। अगर मैं बात कहूं फिनॉल की, अगर मैं बात कहूं फिनॉल की यानी कि फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी की, तो जरा ध्यान से देखना। फिनॉक्साइड का नेगेटिव यहां मूव करेगा तो आपको पता है ऑर्थो पे चला जाएगा, तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखना। डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, ये ठीक है। फिर ये आगे पैरा पे जाएगा, तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएंगे, बॉन्ड। क्या बन जाना है, डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ये पैरा। फिर ये आगे घूमेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड, और एक अगला सेटअप बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव और डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव। फिर ध्यान दो, ये आगे घूमेगा तो फिर यहां बॉन्ड बन जाएगा, और अगला सेटअप क्या बन जाएगा, O पे नेगेटिव पहुंच जाएगा, ठीक है, जैसा कि आपको पता है, और ये डबल बन जाएगा। ठीक है, क्या सीखे, क्या सीखे कि जो फिनॉल के यानी कि इनफैक्ट फिनॉक्साइड के जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने बनाए हैं ना, 2 3 4 5, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपने बनाए हैं, उसमें अगर ध्यान से देखो तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ साथ ऑर्थो पे कार्बन, पैरा पे कार्बन, और फिर ऑर्थो पे कार्बन। मतलब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे भी जा रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जिस वजह से यहां पे जो रेजोनेंस हो रहा है, भले ही ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बट ये बात ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे भी जा रहा है। ठीक है, अच्छा इस बात का क्या मतलब है, तो मैं समझाता हूं, इस बात को बस ध्यान रखो, कार्बोक्सिलिक का जरा समझो। तो इसका जो O- है ना, ये जब ये इधर मूव करेगा तो ये इधर जाएगा, तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, क्या बनेगा, O-। मतलब यहां पे जब नेगेटिव का डीलोकलाइजेशन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव एक जगह से घूमेगा दूसरे O पे पहुंचेगा, फिर ये आगे घूमेगा तो फिर इस पे नेगेटिव पहुंचेगा। मतलब इसका रेजोनेंस जो है कार्बोक्सिलेट का, वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। ध्यान दो, कीवर्ड है ये, क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। कहां पे, कार्बोक्सिलेट में आपको पढ़ा रखा है, जब रेजोनेंस के बारे में पढ़ाया है डिटेल में। जिनको दिक्कत हो रही है इस कीवर्ड से, जाके रेजोनेंस का लेक्चर देखें, तब समझ पाएंगे। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस का मतलब सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां भी O पे नेगेटिव, यहां भी O पे नेगेटिव, कोवेलेंट सेम है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, सब एक लेवल पे है, सबकी दोनों की एनर्जी सेम है, इसीलिए इनको आप बोल देंगे इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। समझ पा रहे हो, तो दोनों की स्टेबिलिटी, दोनों की एनर्जी क्या होगी, ये अगर मैं इसको RS1 बोलूं, इसको RS2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, तो RS1 इज इक्वल टू RS2, इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, बराबर, एनर्जी भी क्या होगी, बराबर, दोनों की स्टेबिलिटी और एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। कुछ आया समझ में, लेकिन यहां पे इन सब की स्टेबिलिटी और एनर्जी क्या होगी, बराबर नहीं होने वाली, बराबर नहीं होने वाली। तो यहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है, बट यहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलेट इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड, इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड, सो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। नोट कर लो, पहले सारा सर्कस बना लो, ठीक है ना, सारा बना लीजिए। कर लिया होगा आपने, ऐसा मुझे लगता है। तो यहां पे रेजोनेंस कैसा है, लिख लीजिए, नॉन इक्विवेलेंट।
यहाँ पे या नॉन इक्विवेलेंट मत ही लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ बस इक्विवेलेंट लिख लेना। चलो मैं इसको लिखाता हूँ, इसकी स्टेटमेंट, ठीक है ना, हटा रहा हूँ इसको, बढ़िया, जरा समझिए। लिखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड is more acidic than phenol due to equivalent resonance in carboxylate, ठीक है, which is not in case of phenoxide, that is all resonating structures of phenoxide are not having equal energy, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलेट, समझ पा रहे हो, ठीक है ना। सो कार्बोक्सिलेट is carboxylate ion is more stable than phenoxide। तो अगेन कॉन्जुगेट एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, ऑल्दो यहाँ पे कम रेजोनेंस हो रहा है बट इक्विवेलेंट है, इसलिए ये ज्यादा इसका एनायन स्टेबल होगा, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होगा फिनॉल से। नोट कर लो, कर लिया होगा, हटाते हैं इसको, पॉज करके कर लिया होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, वो क्या रहने वाला है अब नेक्स्ट कहानी हमारे पास, कुछ ऑर्डर्स की तरफ हम बढ़ेंगे, ओवरऑल ऑर्डर्स की बात करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे, और एक और ऑर्डर देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो कॉन्जुगेट एनायन, इसकी स्टेबिलिटी, एनायन की स्टेबिलिटी बताओ, एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ध्यान दो, CH इथाइल ग्रुप डोनर की तरह काम करता है, ऑर्थो और पैरा पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी करेगा, बट मेटा पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव ही करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप क्या होगा, मैक्सिमम, आपको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, बट इंडक्टिव ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो ऑर्थो पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा इसका डोनरेबिलिटी इंडक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ठीक है, तो ऑर्थो पे इस एनायन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडक्टिव सही है, सबसे ज्यादा भेजेगा, और ऑर्थो और पैरा की बात करोगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो सेम ही रहेगा, ठीक है, इनको छोड़ो यहाँ पे अभी। मेटा पे अगर देखो तो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव लगाएगा, तो आपको पता है ना कि मेटा कम से कम इनसे और इनसे तो ज्यादा ही स्टेबल होगा। वजह क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जब डोनेट करेंगे तो एनायन को ये परेशानी तो करने वाले हैं ना। तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा में देखो तो इंडक्टिव के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, और इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन जब दोनों होते हैं तो डिसाइडिंग कौन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ना। तो इस तरीके से ऑर्थो और पैरा ये दोनों हार जाएंगे मेटा वाले से, क्योंकि मेटा वाला कम परेशान करेगा, कम डीस्टेबलाइज करेगा एनायन को, इसीलिए कौन जीतेगा, ध्यान दो, अगर मैं इसको नाम ए देता हूं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो आप क्या बोलोगे, B is more stable than A और C। अब A और C में देखो तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो दोनों में बराबर होगा, बट इंडक्टिव यहां मैक्सिमम है, तो ये ज्यादा परेशानी बढ़ाएगा, तो इसीलिए ज्यादा स्टेबल इनमें कौन होगा, C मोर देन A। अब रही बात D की बात करोगे तो D में कोई परेशानी बढ़ाने वाला एनायन का कम से कम नहीं है, कम से कम बेंजीन रिंग की तरफ से, तो इसीलिए D सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब बताओ, अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का ऑर्डर ये होगा तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी ऑफ देयर कॉन्जुगेट एसिड। तो ध्यान दो, जो कॉन्जुगेट एनायन की स्टेबिलिटी होती है, तो एसिड अगर इन सबको H+ दे दो तो किससे, अगर इस सबको H+ मिला होता, ये CH की जगह पे CH2 होता सारे, तो किससे H+ निकलना रिलेटिवली आसान होता।
तो जिसका एनायन जितना स्टेबल है उससे H प्लस निकलना उतना आसान होता। तो D मोर देन C मोर देन A। नोट कर लो इसको एक केस। जरा देखो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे थे, जैसा कि हम देखो यहाँ पे अगर बात करो एसिडिक स्ट्रेंथ की तो क्या ऑर्डर रहने वाला है, जरा ध्यान से देखो। Cn एक विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पे ये -I और -R दोनों लगाएगा। यहाँ पे भी -I एंड -R दोनों, बट -I मिनिमम होगा, -R तो आप जानते हो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है ना, और यहाँ पे सिर्फ -I। समझ पा रहे हो? तो सबसे बढ़िया इंपैक्ट कहाँ देखने को मिलेगा आपको, बोलो सबसे अच्छा इंपैक्ट देखने को कहाँ मिलेगा? तो आप बिल्कुल आंसर करेंगे क्या रहने वाला है, सबसे अच्छा एसिड इसमें कौन होगा, ऑर्थो वाला, क्योंकि वहां पे -I क्या है, मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम है, और R तो दोनों में सेम ही है, ऑर्थो और पैरा में, ठीक है ना। तो A मोर देन, फिर C की बारी आएगी, फिर B की। ये क्या ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का, सारे ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ के हैं, ठीक है ना, A C मोर देन B, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसमें देखो तो फिनॉल के ऑर्थो, आपको पता ऑर्थो और पैरा पे मिथाइल ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन भी कर सकते हैं, मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव से। तो यहाँ से डोनेट करके फिनॉल को तंग ही करेंगे, फिनॉल को क्या करेंगे, परेशान ही तो करेंगे। तो ऐसे में जितना कम परेशान करे उतना ही अच्छा, जितना कम डोनेट करे उतना ही अच्छा है। तो मेटा वाला सबसे आगे होना चाहिए ना। और इसमें एक चौथा भी मैं डाल देता हूँ, और चौथा मैं डाल देता हूँ इसमें फिनॉल, चौथा मैं इसमें क्या डाल देता हूँ, फिनॉल। रिपीट कर रहा हूँ, चौथा मैंने फिनॉल डाल दिया, ठीक है। इसको A बोला, इसको B, इसको C और इसको D। तो अब क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जरा बताना। फिनॉल में तो कोई डोनर ही नहीं है तो फिनॉल सबसे आगे हो जाएगा। फिर इसमें डोनर है लेकिन सिर्फ मेटा पे है तो D, और सिर्फ इंडक्टिव से कर पाएगा तो फिर B की बारी आएगी। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और ऑर्थो में हाइपर कॉन्जुगेशन तो सेम होगा, बट इंडक्टिव ऑर्थो पे क्या होगा, मैक्सिमम, और पैरा पे इंडक्टिव क्या होगा, मिनिमम। इसीलिए ऑर्थो पैरा में कैसे चूज करोगे, पैरा कम नुकसान पहुंचाएगा रिलेटिवली ऑर्थो के कंपैरिजन में, और फिर बी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। आगे आ जाओ, ठीक है ना, अभी इकट्ठे नोट कर लेना बाद में। देखो यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा और पैरा में जाओ तो आपको पता है नाइट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है, बड़ी अच्छी बात है। आपको पता है -R और -I दोनों यहाँ पे लगेंगे और -I मैक्सिमम होगा। यहाँ पे भी -R -I लगेगा बट -I मिनिमम होगा, ठीक है। यहाँ पे -R नहीं लगेगा, सिर्फ -I लगेगा क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता। तो अब क्या होगा जरा ध्यान से देखो, होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था कि ये सबसे आगे होना चाहिए, ठीक है। फिर होना चाहिए था इसको, फिर सी मेटा वाले को, फिर ये होना चाहिए था ना, लेकिन हो क्या गया, सबसे आगे पैरा वाला आ गया, फिर ऑर्थो वाला आ गया। वजह क्या, क्योंकि ऑर्थो का जो H है वो नाइट्रो ग्रुप के O के साथ क्या कर लेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्या वो, सॉरी मेरा मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डेड है, क्या है वो, हाइड्रोजन बॉन्डेड। आपको पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से लगे जो H होते हैं वो बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और उनको जब दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन मिल जाते हैं तो एक पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के बीच में खास टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ H बॉन्ड की वजह से ये H क्या कर रखा है, O से दोस्ती बढ़ा के रखा हुआ, O से अट्रैक्शन बढ़ा के रखा हुआ है। तो आप बताओ अगर मान लो जिस जगह को छोड़ के जाने वाले हो वहां से जितना अट्रैक्शन लगा के रखोगे ना, जितने बॉन्ड बना के रखोगे, उस जगह से जा पाना आपका रिलेटिवली मुश्किल हो जाएगा ना। समझ पा रहे हो? तो वैसे H का यहाँ पे अट्रैक्शन अगर H बॉन्डिंग की वजह से है ना, ये H बॉन्ड है, ये कौन सा वाला बॉन्ड है, ये H बॉन्ड है, इसलिए यहाँ से H का निकलना रिलेटिवली मुश्किल है। तो इसी का फायदा उठाते हुए ये वाला जीत गया, फिर ऑर्थो वाला फिर नंबर पे आया जो कि टॉप करने वाला था, वो 2 नंबर पे आ गया, फिर बी आ गया जो कि आपका मेटा वाला सिर्फ -I वाला, और यहाँ पे फिर फिनॉल जहाँ पे कोई डोनर, जहाँ पे कोई विट्राइन ग्रुप नहीं लगे हैं। चलो अगला देखो, यहाँ पे Cl में, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, -I आपको पता है हाइड्रोजन्स पे डिसाइडिंग यहाँ पे होने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑर्थो आने वाला है, सबसे बढ़िया से विड्रॉ करेगा, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा ना, फिर आपका आएगा मेटा और फिर पैरा, और सबसे बाद में फिनॉल आएगा, क्योंकि सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंडक्टिव से खींचेंगे ये, और डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है तो ऑर्थो सबसे करीब, फिर मेटा, फिर पैरा, और इस तरीके से फिनॉल। तो ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक, सारे एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर हैं, घबरा मत जाना।
ये देखो फिनॉल्स में जब हम फ्लोरीन लगा देते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि फ्लोरीन में F है और O से लगा H है, जो अगेन H बॉन्ड कर सकता है, तो H ने अट्रैक्शन यहाँ लगा रखा है F के साथ, जिसकी वजह से इसका निकलना रिलेटिवली क्या हो जाएगा, मुश्किल। इसी का फायदा उठाते हुए अब ये ऑर्थो वाला हारेगा, और किससे हारेगा जरा देखो। पहली बात तो ऑर्थो वाला हारा तो टॉप पे कौन आ गया, मेटा आ गया, फिर आपका पैरा भी आ जाएगा, और फिर तीसरे नंबर पे यहां पहुंचेगा। ध्यान दो, यहां दूसरे पे पहुंचा था लेकिन यहां तीसरे पे पहुंचेगा एच बॉन्डिंग की वजह से। तो अच्छे से इसको ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, बना लो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और वो रहने वाला है ये। अगर हम बात कर दें इसकी, आपके पास फिनॉल है, आपके पास पैरानाइट्रोफिनॉल है, आपके पास ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल है, और आपके पास दोनों ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी। ठीक है, शादी तो बने। एसिडिक क्रिस्टल का ऑर्डर क्या होगा, 3 विड्रॉइंग ग्रुप है, जबरदस्त इंपैक्ट डालेंगे। ठीक है ना, डी। और एक और भी बना देता हूं, और वो रहने वाला OH। ठीक है, ये NO2, ये एक मेटा पे डाल दिया, और ये तो ध्यान दो 3 है तो, लेकिन ये दोनों तो रेजोनेंस करेंगे, ये मेटा वाले क्या करेगा, सिर्फ इंडक्टिव से नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए अब क्या ऑर्डर हो जाएगा, अगर मैं इसको ई बोल दूं तो डी, ये दोनों ऑर्थो और पैरा तो जबरदस्त रेजोनेंस से काम करने वाले विड्रॉ। यहां ये दोनों रेजोनेंस करेंगे और इंडक्टिव भी करेंगे, बट डिसाइडिंग रेजोनेंस है ना, तो इसलिए उसको ज्यादा उसका नाम दे रहा हूं। तो यहां दोनों, ध्यान दो, ये दोनों पे तो रेजोनेंस, बट ये इंडक्टिव, तो डी के बाद किसका नंबर आएगा, ई का। और फिर यहां पे तो सिर्फ 2 ही है ना, तो उसके बाद सी का, यहां पे एक ही है, तो फिर उसके बाद बी का। ठीक है, और फिर ए का। नोट कर लो, नोट कर लो। अगेन ये मेटा है, यहां पे ऑर्थो था तो यहां पे -R होगा और -I भी होगा, बट यहां सिर्फ -I होगा, इसलिए हारा। आया समझ में? बढ़िया। सुनो, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होंगे, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मोनो से क्या होंगे, वर्सेस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो क्या होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक COH ग्रुप हो, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसका, COH, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ध्यान देना, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, और एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं HCOOH। तो कौन जीतेगा, यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा देन इससे, एसिडिक स्ट्रेंथ। नोट कर लो। ठीक है, अब मैं इसमें और बोल देता हूं, वो क्या, COOH, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में देखो, COH, CH2, COH, COH, CH2, CH2, COOH। ठीक है, CH2, COOH, CH2, CH2, COH, और दूसरा CH2, COOH, CH2, CH2। ठीक है, फिर CH2 और COH। समझ पा रहे हो? ध्यान दो, ध्यान दो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको ऑक्सैलिक और फॉर्मिक में डाइओइक एसिड को जिता दिया मोनो से। अच्छा है, कोई कूल। अब यहाँ पे देखो, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, 2 sp3 हाइब्रिडाइज, 3 sp3, और यहाँ पे 4 sp3। इसका नाम लिख लो, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक, जैसा कि बताया अभी। इसको बोलते हैं मैलोनिक,
ये इंपॉर्टेंट है। मैलोनिक एसिड, इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड, इंपॉर्टेंट, सारे याद रखना नाम, अभी तरीका भी बताऊंगा। इसको बोलते हैं ग्लूटारिक एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं एडिपिक, एडिपिक एसिड। सारे इंपॉर्टेंट, सारे पता होने चाहिए। क्या होता तरीका इनका याद रखने का, तो ध्यान दो। ऑक्स, ऑक्स मैलो, ऑक्स मैलो, मान लो किसी का नाम है सक गिलोय, सक गिलोय, हिंदी में लिखो सक गिलोय। देखो ट्रिक क्या, ऑक्स बोले तो ऑक्सालिक, मैलो बोले तो मैलोनिक, सक्सिनिक, फिर गिल मतलब गिलोय, या का मतलब एडिपिक। समझ आया? क्या होगा, ऑक्सालिक में 2 COH होगा, मैलोनिक में 1 CH2 लगा दो, सक्सिनिक में 2 CH2, ग्लूटारिक में 3 CH2 और एडिपिक में 4 CH2। CH2 बस बढ़ाते जाओ। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया, कितना समझदार हो तुम लोग। तो ये इसका ऑर्डर लिख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नोट डाउन कर लो। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ओवरऑल तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे फाइनली ये सबके नाम याद रख लो। और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पे COH और CH2, COH होता तो किसको जिताते आप, इसको। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? एसिडिक स्ट्रेंथ में कौन जीतता, क्योंकि यहाँ पे एक sp3 वाला आ गया। समझ आ गया? नोट कर लो, बाकी सबके नाम भी नोट कर लो। चलो अच्छा, हटाते इसको। ये ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? समझ पा रहे हो? इसको ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, इसको कॉपी कर लो। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसको कैसे समझोगे, एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। जैसे मान लो OCH3 यहाँ पे हाइड्रोजन, इस पे पॉजिटिव, तो आपको पता है ना, आप जितना कमजोर एसिड होगा ना, हेलो ये क्या है, इधर पॉजिटिव नहीं दिख रहा होगा, साइड बना दिया। ये सेकेंडरी अल्कोहल का क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, जब H+ गेन किया तब उसका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। तो अल्कोहल कोई उतना अच्छा एसिड तो नहीं होता ना, बट उसका, हेलो, अल्कोहल के पास खुद H+ देने की एबिलिटी देखो कहाँ, कितने पीछे है ये। कुछ आ रहा समझ में? लेकिन जब ये अपने लोन पेयर का यूज करते हुए H+ को गेन करेगा, तब तो ये किसकी तरह काम करेगा, बेस, और तब इसका एक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। और ध्यान दो, जितना कमजोर एसिड होता है उसका जितना कमजोर बेस होता है, ध्यान दो, कंफ्यूज मत हो जाना। मैं कह रहा हूं ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ में अल्कोहल बहुत कमजोर है, ठीक है। अल्कोहल के O के पास लोन पेयर है, तो ये H+ गेन करके बेस की तरह भी काम कर सकता है। तो जब ये बेस की तरह काम करेगा तब इसका कॉन्जुगेट एसिड ये बनेगा। और चूंकि अल्कोहल अल्कोहल यहाँ पे कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है, तो ऐसे में कॉन्जुगेट एसिड जो इसका बनेगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो वही ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझ के लिख लेना, उसके बेसिस पे बहुत सारे हैं, ठीक है ना। और कुछ मैं हाईलाइट करता हूँ, जैसे ये कार्बोनिक एसिड क्या है, एक इनऑर्गेनिक एसिड है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या हो रहा है, हार रहा है, बाकियों से भी हार रहा है, ठीक है ना। ये सब ऑर्डर्स हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे कहानी और आपको मिलने वाली है। देखो ये इथाइन, भले ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से लगा H है, बट ये नाइट्रोजन और इथाइन का जो ऑर्डर है ये अच्छे से याद रखना। अमोनिया एसिडिक स्ट्रेंथ में इथाइन से हारेगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? और कुछ और ऑर्डर्स अगर मैं हाईलाइट करा दूं आपको, बस ठीक है, बाकी सब समझदार हो तुम, अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है ना। और एक यहाँ कीटोन, कीटोन किससे हार रहा है, अल्कोहल से, क्योंकि अल्कोहल में O से लगा H है। कुछ ऑर्डर्स मैंने हाईलाइट कर दिए, बाकी इसको ध्यान से नोट कर लेना।